अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, मैं इस चैनल पर अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूं, जिसमें पिछले एक हफ़्ते के दौरान आपकी जानिब से पूछे गए सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप के ऊपर या फिर वीडियोस के कमेंट्स में या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आपकी तरफ से जो भी सवालात पूछे जाते हैं उनका तशफ़ी अमेज़ आपको जवाब दे सकूं, ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो आज इस सिलसिले की पहली एपिसोड है, जिसमें मैं कुछ 8 से 10 सवालात जो हैं वो आपकी जानिब से जो पूछे गए हैं वो शामिल करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका किसी किस्म का कोई सवाल है या कोई क्वेरी है, कन्फ्यूजन है किसी भी हवाले से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको जवाब दूंगा। तो आज का सबसे पहला सवाल है जी, मोहम्मद मुश्ताक मुल्तान से। ये पूछते हैं कि बैटरीज़ में डीओडी और एसओसी में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। डीओडी कहते हैं हम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को, और एसओसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ चार्ज। ये बैटरीज़ के अंदर जो टर्म है ये इस्तेमाल की जाती हैं। स्टेट ऑफ चार्ज या एसओसी का मतलब होता है बैटरी की चार्जिंग परसेंटेज। मिसाल के तौर पे आप अपने स्मार्टफोन में, मोबाइल फ़ोन में अगर ऊपर टॉप कॉर्नर पे देखें तो बैटरी की परसेंटेज लिखी आती है कि इस वक्त आपकी बैटरी 40% पे है या 50% पे है। इसको हम एसओसी कहते हैं, स्टेट ऑफ चार्ज। लेकिन डीओडी जो है इसके बिल्कुल उलट होती है। इसका मतलब होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि आप मैक्सिमम किसी बैटरी की कितनी परसेंट जो कैपेसिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि भाई लिथियम बैटरी की जो डीओडी है वो 90% है, जबकि लेड एसिड बैटरीज़ का जो डीओडी है वो 60% है। इसका मतलब यह है कि लिथियम बैटरी को हम 90% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं और लेड एसिड तेज़ाब वाली बैटरियों को 60% तक कर सकते हैं। तो जो यूजेबल कैपेसिटी होती है इसको डीओडी कहते हैं, और जो चार्जिंग परसेंटेज होती है इसको एसओसी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर इसके अंदर फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो सवाल है जी, ये पूछते हैं जी कि सोलर पैनल्स के कनेक्शंस सीरीज़ में करने चाहिए या फिर पैरेलल में। अच्छा, ये भी काफ़ी दोस्तों की जानिब से सवाल पूछा जाता है। देखिए, सोलर पैनल्स के कनेक्शंस का जो ताल्लुक़ है वो होता है आपके सोलर इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज के ऊपर। जैसे जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर हैं इन सब की एमपीपीटी रेंज तकरीबन 500 वोल्ट तक होती है। जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी के हों, 10 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट या इससे अबव भी, उनकी एमपीपीटी रेंज जो है वो तकरीबन 1000 वोल्ट तक होती है। तो आपने जब सोलर पैनल्स के कनेक्शंस करने हैं, उसकी स्ट्रिंग बनानी है, तो आपने ऐसा कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है सीरीज़ में पैनल्स को लगाते वक्त कि आप उसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है उसके अंदर अंदर रहें। तो सीरीज़ या पैरेलल का फ़र्क नहीं है, फ़र्क जो है वो इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज के हिसाब से होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं जी, कुछ लोगों की बैटरियां 7 साल 8 साल निकाल जाती हैं और कुछ लोगों की कुछ महीनों बाद ही ख़राब हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है। अच्छा, देखें, इसकी वजह यह है कि ये अमूमन लेड एसिड बैटरीज़ के हवाले से इस तरह की चीज़ सामने आती है कि बाद लोग कहते हैं जी हमने तो 7 साल पहले लगाई थी बैटरी, आज तक सही चल रही है। और बाद औक़ात कुछ लोगों की बैटरियाँ 4-5 माह बाद ही जो है वो बैकअप छोड़ देती हैं। इसकी सबसे बुनियादी रीज़न ये होती है कि लेड एसिड बैटरीज़ असल में डिज़ाइन होती हैं सिर्फ अपनी कैपेसिटी का 10% लोड चलाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बैटरी 100 एम्पेयर की है तो 100 एम्पेयर का अगर आप 10% निकालें तो तकरीबन 10 एम्पेयर है। तो अगर आप उसको 10 एम्पेयर से ही डिस्चार्ज करें और 10 एम्पेयर से चार्ज करें तो फिर वो लंबा चलेगी, वो काफ़ी अरसे तक आपका साथ निभाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग जब बैटरीज इंस्टॉल कर लेते हैं लेड एसिड बैटरीज, तो फिर उसके ऊपर आप जब हैवी लोड लगाते हैं, यानी कि 500 वाट, 600 वाट या कभी कभी 1000 वाट, तो उससे फिर बैटरी की जो ग्रेविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ग्रेविटी उसकी गिर जाती है। और जब ग्रेविटी एक बार उसकी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर उसके बाद वो कुछ माह ही निकाल पाती है। कहने का मकसद ये है कि कोशिश ये करें कि आप बैटरी की जो एम्पेयर रेटिंग है उसके 10% ही आपकी चार्जिंग करंट होनी चाहिए और 10% ही डिस्चार्जिंग करंट होनी चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फिर आपकी बैटरी ज़्यादा लंबे अरसे तक साथ दे सकती है। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज़ इन्वर्टर को सिंगल फेज़ मीटर पे चलाया जा सकता है या नहीं। सिंगल फेज़ अगर आपका इन्वर्टर हो तो उसको तो आप 3 फेज़ सप्लाई पे चला सकते हैं, कोई भी एक फेज़ आप उसको दे दें। लेकिन अगर आपका इन्वर्टर 3 फेज़ है तो फिर जब तक आपके पास 3 फेज़ मीटर की सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी तब तक आप उसको ऑन नहीं कर सकते। उसको तीनों फेज़ों की ग्रिड की जो इनपुट है वो एट ए टाइम आपको देनी पड़ेगी। अगर एक भी उसमें फेज़ मिस होता है, एक फेज़ भी डेड होता है, तो फिर आपका इन्वर्टर जो है वो ग्रिड इनपुट नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं जी इकबाल ख़ान। ये पूछते हैं जी कि किसी भी छत पे खड़े होके अगर सोलर लगाना हो तो
साउथ कैसे निकाला जाता है? अच्छा, इसका बड़ा आसान सा तरीका है। आजकल तो हर मोबाइल में कंपास का ऑप्शन होता है। आपके मोबाइल में बिल्ट इन भी होती है, एंड्रॉयड मोबाइल में नहीं तो आप इसकी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपास की मदद से आप किसी भी छत पे खड़े होके चेक कर सकते हैं कि आपका जो साउथ है, जिसको हम उर्दू में जुनूब कहते हैं, उसकी सिमत कौन सी बनती है। और बिलफर्ज आप अगर कंपास यूज़ नहीं करना चाहते या आपको करनी नहीं आती, तो फिर उसका आसान सा तरीका ये है कि आप छत पे खड़े होके, आपको ये तो पता होगा कि सूरज किस साइड से निकलता है, तो जिस साइड से सूरज निकलता है उसको हम मशरिक़ कहते हैं, इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। उसकी जानिब आप मुंह करके खड़े हो जाएं, तो आपके बिल्कुल जो राइट साइड पे जो साइड होगी उसको हम कहते हैं साउथ, यानी कि जनूब, जिस साइड पे सोलर पैनल्स का टिल्ट एंगल रखा जाता है। तो इस तरीके से आप साउथ जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन सा बंदा होगा आज की डेट में जिसको जनूब का या साउथ का नहीं पता होगा, या कंपास उसको यूज़ करनी नहीं आती होगी। तो सब लोग एक तरह नहीं होते, कुछ लोग सादे भी होते हैं। हमारे सामने तो इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं। बाद औक़ात हम किसी को कहते हैं कि भाई अब आप अपने छत की वीडियो बना के भेजें ताकि हम चेक कर सकें। मकसद यही होता है कि चेक कर सकेंगे भाई आसपास बाउंड्री वॉल कितनी है या कोई टैंकी वगैरह तो नहीं पड़ी हुई। तो कुछ लोग इतने यानी कि सादे होते हैं कि वो छत की वीडियो से मुराद नीचे जो लेंटर है उसकी वीडियो समझ लेते हैं, यानी कि ये लेंटर है तो वो वीडियो ऐसे लेंटर की वीडियो बना के भेज रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो सराउंडिंग्स की वीडियो भेजें। तो इस तरह के भी लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा बहरहाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या एसी और डीसी अर्थिंग को एक ही बोर के अंदर डाल सकते हैं या नहीं? अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के दौरान, कि वैसे तो अमूमन रिकमेंडेड यही है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, कि सोलर सिस्टम की जब आप इंस्टॉलेशन करें तो उसमें 3 जो अर्थिंग हैं वो आपकी होनी चाहिए। एक एसी अर्थ, एक डीसी अर्थ, और तीसरा अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर या फिर 50 फीट से अबव है और आप लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहे हैं तो फिर उसका अर्थ सेपरेट होना चाहिए। ये 3 अर्थ जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि ये मिक्स किए जा सकते हैं या नहीं, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एसी और डीसी अर्थ में फ़र्क क्या होता है, यानी कि किस अर्थ को हम एसी अर्थ बोलते हैं और किस अर्थ को डीसी अर्थ बोलते हैं। जितनी भी आपकी चीज़ें जिनमें एसी 220 वोल्टेज जाते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी घर की जो अप्लाइंसेस हैं या घर की वायरिंग की जो अर्थ होती है वो हो गई। दूसरे नंबर पे आपका सोलर इन्वर्टर ये हो गया, और तीसरे नंबर पे एसी एसपीडी। इन तीनों का जो अर्थ है इसको आप कंबाइन करेंगे और इसको हम नाम देंगे एसी अर्थिंग का। अच्छा, उसके बाद जितनी तमाम चीज़ें आपकी जो डीसी सप्लाई वाली हैं, यानी कि आपके सोलर पैनल्स जिनको हम पीवी मॉड्यूल्स कहते हैं, सोलर पैनल्स की जो बॉडी होती है, और इसके अलावा आपका जो सोलर स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा अगर आप डीसी एसपीडीज लगा रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को आप कॉमन करेंगे और इसको हम नाम देंगे डीसी अर्थ का। लाइटनिंग अरेस्टर को बाद लोग डीसी अर्थ जो है वो समझते हैं, हालांकि लाइटनिंग अरेस्टर बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, वो ना एसी है ना डीसी है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं अपने सोलर सिस्टम के अंदर, तो फिर आपको करना ये चाहिए कि आपको 3 डिफरेंट जो है वो सेपरेट अर्थ पिट्स बनानी चाहिए या 3 डिफरेंट अर्थ करने चाहिए। लाइटनिंग अरेस्टर को ना तो आप स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन कर सकते हैं और ना आप अपने घर की वायरिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो फिर वो आपकी बाकी चीज़ों को डैमेज कर सकता है। अब आ जाते हैं बुनियादी सवाल की तरफ कि क्या हम एसी और डीसी अर्थ को मिक्स कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसा करें कि एक ही अर्थ करें अच्छा सा, उसी में एसी एसपीडी भी डाल दें, उसी में डीसी एसपीडी भी लगा दें, स्ट्रक्चर का पैनल्स का अर्थ भी उधर ही लगा दें और सोलर इन्वर्टर का भी अर्थ उधर ही लगा दें। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जी, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूल्स हैं उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। करने को तो आप जिधर मर्ज़ी कर लें, लेकिन ये है कि ये सेफ्टी के कवानीन के ख़िलाफ़ है। जब भी आप अर्थ करें तो कोशिश करें कि आप एसी अर्थ के लिए अलग पिट बनाएं, उसके लिए अलग रॉड या बोर इस्तेमाल करें, और डीसी अर्थ जिसकी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। अच्छा, उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो एसपीडी है, एसी एसपीडी के बारे में इन्होंने पूछा है कि ये कौन सी यूज़ करनी चाहिए और इसकी रेटिंग कैसे निकाली जाती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एसपीडी जो है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, एसी एसपीडी, सबसे पहले तो ये जान लें कि इसकी जो रेटिंग है ये होती है किलो एम्पेयर के अंदर। इसके अंदर बुनियादी तौर पर 2 किस्म की करंट्स की लिमिट्स होती हैं। एक को हम आई इन कहते हैं और एक को कहते हैं आई मैक्स। आई इन होती है इसकी जो नॉमिनल ऑपरेटिंग करंट होती है, और आई मैक्स होती है इसकी जो कि मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट है। आई एन अमूमन जो है वो ये एसपीडीज़ अगर आप इनको मार्केट में देखें तो इनकी वैसे बुनियादी तौर पर 3 इकसाम होती हैं।
टाइप 1 एसपीडीज़, टाइप 2 एसपीडीज़ और टाइप 3 एसपीडीज़। जो टाइप 1 एसपीडीज़ हैं ये लगाई जाती हैं बिल्कुल जो आपकी सर्विस मेन्स होती है, जो आपकी सप्लाई इन हो रही होती है एनर्जी मीटर के बाद, वहाँ पे आप लगाते हैं। रही बात सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम के अंदर टाइप 2 एसपीडीज़ जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं, जो कि जो आपके सोलर इन्वर्टर के साथ या जो आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसके अंदर जो है वो यूज़ की जाती है, ताकि ग्रिड की तरफ से आने वाली जो सर्ज हैं उनको ग्राउंड किया जा सके। तो ACSPD के अंदर जो आई इन की वैल्यू है, यानी कि जो पाकिस्तानी मार्केट में आपको एसपीडी जनरली मिलती हैं, उनके ऊपर अगर आप पढ़ें तो इसकी वैल्यू लिखी होती है 20 किलो एम्पेयर। तो 20 किलो एम्पेयर का मतलब यह है कि 20,000 एम्पेयर तक की अगर सर्ज, जो कि अमूमन माइक्रो या मिली सेकेंड्स के लिए होती है, ये अगर आती है तो फिर एसपीडी उसको ग्राउंड करने की सलाहियत रखती है। और कितनी बार ग्राउंड करने की सलाहियत रखती है इसके बारे में कहा जाता है कि आपकी एसपीडी जो है वो कम से कम 15 दफ़ा जो है वो 20,000 एम्पेयर तक की जो करंट है उसको ग्राउंड करने की सलाहियत रखे, तो उसके लिए आई एन की वैल्यू 20 किलो एम्पेयर रखी जाती है। अच्छा, उसके बाद नीचे एक और वैल्यू लिखी होती है आई मैक्स, और इसके हवाले से मुख्तलिफ आपको रेटिंग की एसपीडीज़ मार्केट में मिलती हैं। इसमें 30 किलो एम्पेयर वाली भी मिलती हैं, 40 भी मिलती है, 60 भी मिलती है। ये डिपेंड करता है इसकी कीमत के ऊपर, और इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े सिस्टम के अंदर जो है वो इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। जितनी आपकी आई मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 40 किलो एम्पेयर वर्सेस 60 किलो एम्पेयर वाली, तो जो 60 किलो एम्पेयर वाली है उसकी रेंज ज़्यादा वाइड है। इसका मतलब यह है कि अचानक एक टाइम में आपकी एसपीडी के ऊपर 60,000 एम्पेयर की सर्ज आ जाती है अचानक से, तो क्या वो उसको सस्टेन कर पाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो किसी एसपीडी की सर्ज को ग्राउंड करने की सलाहियत है उसको आई मैक्स बोला जाता है, और ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। मैं कोशिश करूँगा कि ये एसपीडी वाले टॉपिक के ऊपर जो है वो एक टू द पॉइंट एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। वैसे एसपीडी के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना भी चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, सबसे आखिरी सवाल है जी, ये पूछते हैं जी, लाहौर से हैं, नाम इन्होंने नहीं लिखा, पावर फैक्टर एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, पावर फैक्टर के ऊपर तो मैं बड़ी डिटेल में जो है वो वीडियो एक पहले बना चुका हूँ, और काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको अभी बरकत के लिए जो है वो डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ कि जितने भी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं इनके अंदर बुनियादी तौर पर 3 किस्म की पावर्स होती हैं। एक पावर होती है जो कि हम किसी भी सर्किट को प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं, और फार्मूला है उसका KVA। और फिर उस पावर में से कुछ पावर जो है वो सर्किट कंज्यूम कर लेता है या वो लोड कंज्यूम कर लेता है, उसको कहते हैं हम एक्टिव पावर या फिर किलोवाट भी बोलते हैं। और तीसरी किस्म की पावर होती है जो ज़ाया हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की शक्ल में, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर या फिर KVAR। तो ये जो पहली वाली 2 पावरें हैं, यानी कि एक्टिव और अपेरेंट, इनके दरमियान जो रेशो है इसको हम नाम देते हैं जी पावर फैक्टर का। और ये पावर फैक्टर लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, और यूनिटी भी हो सकता है। अगर आपका लोड रेजिस्टिव है तो फिर ये पावर फैक्टर आपका जो है वो यूनिटी होगा। अगर इंडक्टिव लोड है, मोटरें वगैरह लगी हुई हैं, तो फिर पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग की तरफ चला जाता है। और अगर आपका कैपेसिटिव लोड है तो फिर ये लीडिंग की तरफ चला जाता है। तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चूँकि मोटर्स वगैरह का लोड ज़्यादा होता है, तो इंडस्ट्री के अंदर पावर फैक्टर मूवमेंट जो है वो लैगिंग की तरफ चला जाता है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए फिर कैपेसिटर बैंक्स लगाए जाते हैं ताकि पावर फैक्टर यूनिटी के या फिर 0.9 के करीब चला जाए। और अगर आपकी इंडस्ट्री में या अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई भी लोड है, वहाँ पर अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से नीचे चला जाए तो फिर आपको वापडा की तरफ से LPF पेनल्टी यानी कि लो पावर फैक्टर पेनल्टी भी जो है वो डाली जाती है। ये सारी चीज़ें मैं पावर फैक्टर वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई सवाल है जिसका मैं डायरेक्टली आपको जवाब दूँ, तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में जो है वो अपना सवाल टाइप कर दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके सवाल को शामिल करूँगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।